Hi, a very good evening to all of you. Well, जैसे कि I had promised you in my previous lecture that we are into a series which will primarily help you into writing good answers into the civil service examination. Particularly, this series will be focusing upon the keywords which are expected in every answer, without which your answer will be hollow, without which you cannot expect the examiner to give you marks which are valuable enough to make you clear through this examination. अभी तक की पिछली दो सीरीज के अंदर जहां पे एक जगह इंट्रोडक्शन था, दूसरी जगह मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया कि कोई भी टास्क को अटेन करने के लिए आपको एक मीन्स चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन वो मीन्स है जहां मेन मटेरियल और मेथड्स को इस तरीके से आपस में इंटीग्रेट किया जाता है कि जिस पर्पस को हम अटेन करना चाहते हैं उस पर्पस को हम अटेन कर पाए। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम क्लासिकल थिंकर्स और नियो क्लासिकल थिंकर्स के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। ये डिफरेंस को इतना जनरल बनाने की कोशिश करी है मैंने कि अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या स्ट्रक्चरलिस्ट या फंक्शनलिस्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या कोई भी क्लासिकल टर्मिनोलॉजी जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर नहीं भी आता है, तो भी हम उस आंसर को पेपर के अंदर लिख के एटलीस्ट कुछ मार्क्स पा पाए। भले ही वो 2 नंबर हो या 4 नंबर हो, अगर आपको 4 नंबर लायक आंसर आता है तो वो 6 नंबर में कन्वर्ट हो पाए। तो पर्पस बस ये है कि मान लीजिए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे 2013 के बाद अगर दूसरे ऑप्शनल से कंपेयर करोगे तो दूसरे ऑप्शनल से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप एंथ्रोपोलॉजी का पेपर उठाओ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के आने शुरू हो गए, पेपर के अंदर 3-3 4-4 मिनट तो यही समझने में चला जाता था कि इसने पूछा क्या है, और कभी कभी तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि इसने पूछा क्या है। तो जो समझ आता था बस वो नियर अबाउट हम लिख के आ जाते थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पबैड के सिर्फ आंसर्स के लिए कीवर्ड्स नहीं चाहिए। इनफैक्ट पबैड के अंदर जो क्वेश्चन है उसके भी कीवर्ड्स को पकड़ के उसके इर्द गिर्द का आंसर लिखना है, ताकि एटलीस्ट हम लोग कुछ मार्क्स पा पाए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली और क्लास के अंदर ये बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कलेक्शन ऑफ मैन मटीरियल मेथड्स, फिर ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अटेन अ कॉमन टास्क थ्रू कोऑर्डिनेशन। और ये भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। Organization is also expected to work in a manner by which the results are being attained in an efficient manner। फिर एफिशिएंसी की डेफिनेशन बताई थी, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। यही नहीं, एफिशिएंसी के साथ जुड़े हुए कीवर्ड्स भी बताए, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। कभी कभी तो क्लासिकल थिंकर का पूरा आंसर जो है आप इन्हीं 2-3 चीजों से लिख सकते हो, अगर आपको पता है एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, ई। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्लासिकल और नियो क्लासिकल थिंकर्स के बीच में। क्वेश्चन बड़ा घुमा के आ जाता है कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कहता है, क्लासिकल थिंकर्स ऐसा कहते हैं, या नियो क्लासिकल थिंकर्स जो आए हैं उन्होंने क्लासिकल थिंकर्स की थिंकिंग को चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के पूछते हैं कि अगर आपको जनरल पॉइंट्स पता है और जनरल पॉइंट्स वैल्यूएबल इनफ जिनको आप एक्सप्लेन कर सको वहां पे, तो आपको मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। तो ये वाला जो लेक्चर है प्राइमरीली इसी चीज के ऊपर फोकस करेगा। क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी को समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्लासिकल थ्योरिस्ट या क्लासिकल थिंकिंग या क्लासिकल वे ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन की हम एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से, वो है आपकी अरेंज मैरिज। और जो नियो क्लासिकल थिंकर्स या थ्योरिस्ट या थ्योरी या नियो क्लासिकल वे ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं आपके लव मैरिज से। ये एग्जाम्पल और ये एनोलॉजी जो है मैं आपको बस चीजें समझाने के लिए दे रहा हूं कि पेपर में अगर आपको कभी याद ना आए या आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप क्लासिकल थिंकिंग समझ लेना जैसे अरेंज मैरिज है, और नियो क्लासिकल थिंकिंग या नियो क्लासिकल थ्योरी को आप समझ लेना कि लव मैरिज है। अब ये कैसे? जब हम क्लासिकल थ्योरिस्ट की बात करते हैं तो क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग, आप यहां से एक जनरेशन पीछे चले जाओ, अरेंज मैरिजेस ऐसी हुई कि फैमिली आती है, वहां पे एक स्ट्रक्चर बना पड़ा है, एक पेट्रियार्कल डोमिनेंस है, फ्रीडम कम है, एक प्रॉपर हायरार्की है, रोल एंड गोल क्लैरिटी है कि हम ये कहें कि हमने कुछ ट्रेडिशनल रोल्स जो है चाइल्ड केयरिंग के वो फीमेल को बेस्टो कर दिए हैं कि नहीं आपको यही काम करना है। तो क्लासिकल थिंकर्स जो थे वहां पे स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन कैसा होगा, पावर कैसे होगी, अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करेंगे। ऐसी नियो क्लासिकल
थ्योरी जो है वो एक लव मैरिज की तरह है, जहां पे मेरा सोना बाबू, मेरा मोना बाबू, यानी इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है कि यहां चोट लग गई तो अरे नहीं नहीं आप आज खाना मत बनाइए, खाना जो है हम बाहर से मंगा लेंगे, स्विगी से, जोमेटो से। तो यहां पे इंसान को ज्यादा वैल्यू दी गई है, पार्टनर को ज्यादा वैल्यू दी गई है। लेकिन क्लासिकल थिंकिंग में कि नहीं, आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। तो पता लगा बेचारी वाइफ की तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस का, और वहां रोटियां बना रही है फैमिली के लिए। तो क्लासिकल थिंकिंग थोड़ी सी रिजिड थिंकिंग रही है, पुरानी सोच ऑर्गेनाइजेशन चलाने की, कि एक रिश्ता जो है वो सारे मिलके बनाते हैं और उस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। नियो क्लासिकल थिंकिंग वो है जहां पे अगर आपने एफर्ट नहीं दिया अपनी तरफ से रिलेशनशिप को मेंटेन रखने का ऑर्गेनाइजेशन से या उसके एम्प्लॉय से, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है या एफिशिएंसी अटेन नहीं होगी। तो आज उन्हीं डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरीली। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिकल थिंकर्स जो हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ थिंकर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, वहां हायरार्की है, पोजीशंस हैं, उनके बीच में इंटरैक्शंस हैं, फाइल इधर से उधर जाएगी, इस चैनल को वॉयलेट नहीं कर सकते, हायरार्की को बाईपास नहीं कर सकते। जो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी को हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, वो एक क्लासिकल स्कूल है जो आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉलो होता है। तो ये हो गया आपका क्लासिकल। जब पोजीशनल इंटरेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पोजीशंस की रोल और गोल्स दे दिए गए हैं और उनको अपने अपने दायरे में रह के काम करना है, और आप अगर अपना दायरे को लांघने की कोशिश करते हो तो पूरा सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, एज अ रिजल्ट आपको जो है वह रेप्रीमांड किया जाएगा। जो नियो क्लासिकल थिंकर्स रहे हैं, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर आई बर्नार्ड, मैरी पार्कर फोले, इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन बींग्स देखा। एक वर्ड जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ह्यूमन बींग्स। क्लासिकल वालों ने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू हायरार्की, पोजीशंस। नियो क्लासिकल कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इंटरैक्शंस, सोशियोलॉजिकल डायनामिक्स, psychological behaviors, the process of decision making, the effectiveness of leadership, self motivation of the employee towards the organization। तो क्लासिकल यानी अरेंज मैरिज स्ट्रक्चर एकदम क्लियर, हस्बैंड ये काम करेगा, वाइफ ये काम करेगी, बच्चों को ऐसे चलना चाहिए, एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड बिहेवियर। नियो क्लासिकल लव मैरिज, ह्यूमन इंटरैक्शन पे ध्यान, सोना बाबू, मोना बाबू, बाबू ने खाना खाया। वहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको खुश रखना है, तो वो सोशल इंटरैक्शन और साइकोलॉजिकल इंटरैक्शंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्लासिकल स्कूल यानी अरेंज मैरिज एफिशिएंसी को ये देखेगा कि स्ट्रक्चर कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ, कितनी ब्यूटीफुली इंप्लीमेंट हुआ और उससे रिजल्ट्स कितने अच्छे आए। कि अरेंज मैरिज इस बात पे सक्सेसफुल है कि हस्बैंड और वाइफ ने जो उनकी रिजिड ड्यूटीज थी उनको किस तरीके से कंप्लाई किया, कितने अच्छे से अपनी ड्यूटीज को इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने चाइल्ड केयरिंग करी, अपनी फैमिली को सक्सेसफुल किया, अपने सस्टेनेंस को रखा। नियो क्लासिकल इस बात पे देखेगा कि भाई वाइफ कितनी खुश है, हस्बैंड कितना खुश है, अगर वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ क्यों रहे, अगर हम दोनों को वो रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो उन लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको खुश रखे। तो इसलिए उन्होंने मॉडर्न प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया कि भाई वेंटिलेशन थेरेपी कि मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो है एम्प्लॉय बोल सके तो उनको एक चैनल प्रोवाइड किया, जैसे एल्टन मायो के हॉथरन स्कूल के अंदर हम देखेंगे। तो एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है वही क्लासिकल और नियो क्लासिकल में बदल गई कि क्लासिकल तो ये कह रहा है कि हाउ गुड द स्ट्रक्चर्स आर, बट द नियो क्लासिकल ये कह रहा है हाउ हैप्पी द एम्प्लॉइज आर। द मोर हैप्पी द एम्प्लॉइज, द मोर प्रॉफिटेबल द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोर एफिशिएंट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी। सारी थ्योरीज का बस एक ही पर्पज है, चाहे ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, वो है प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी। दोनों के नजरिए अपनी अपनी जगह अलग हैं, बट दोनों के नजरिए सही हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कैसे करते हैं।
जैसे क्लासिकल थ्योरिस्ट जो हैं, they neglected the human aspect of the organization. This is the biggest criticism of all the classical theorists. But when it comes to the neoclassical, they have lopsidedly overemphasized upon the human aspect to such an extent that they have completely ignored the structures, they have completely ignored the hierarchy and how important they are in running the organization in an orderly manner. तो एक और डिफरेंस पे चलते हैं क्लासिकल और नियो क्लासिकल के बीच में, वो है अथॉरिटी एंड लीडरशिप। जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। लीडरशिप की बात करते हैं तो एबिलिटी टू टेक द ग्रुप टू अचीव द कॉमन गोल इज लीडरशिप। हालांकि जब लीडरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, सारी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हैं, बट वी आर ट्राइंग टू कीप द थिंग्स सिंपल। तो क्लासिकल अथॉरिटी जो है वो पोजिशनल है। हस्बैंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन will dominate the decision making of the house. That is positional in nature. लेकिन जो नियो क्लासिकल है वो मोर पर्सनैलिटी सेंट्रिक है। भाई if wife is more capable than the husband, then she should take the decision. Why would a irrational husband take the decision? So they completely changed the way the organizations were looked earlier. Same is the case with the leadership. Classical is positional leadership. District magistrate by virtue of his position is leader of the district. बट नियो क्लासिकल ये कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा सिटीजन, उसकी इतनी लाइजनिंग हो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के भी मुकाबले। तो वो हो गई आपकी पर्सनैलिटी सेंट्रिक लीडरशिप। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल छावी रजावत, शी इज नॉट पार्ट ऑफ टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। वो सोडा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक विलेज की सरपंच है जहां तक आई रिमेंबर। अब उनके पास एक इनिशियली जब उन्होंने वर्क किया, खैर सरपंच होना भी एक पोजिशनल अथॉरिटी है, बट इनिशियली जब उन्होंने वर्क किया तो उन्होंने विदाउट एनी अथॉरिटी विदाउट एनी पोजीशन ये काम किया। तो वो लीडरशिप जो हो गई वो मोर पर्सनैलिटी सेंट्रिक हो गई। जब हम पावर की बात करते हैं तो क्लासिकल थिंकर्स ये कहते हैं कि पावर जो है कोर्सिव होनी चाहिए, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो वो करना पड़ेगा। पर जो नियो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं पावर जो है कोएक्टिव होनी चाहिए। क्लासिकल वाले ये कह रहे हैं कि बात नहीं मारोगे तो डंडा लेके मारेंगे, और नियो क्लासिकल ये कह रहे हैं कि बात नहीं मानोगे तो बैठ के समझाएंगे, बात करेंगे, वील ट्राई टू ब्रिंग आउट सम सॉल्यूशन। कंफ्लिक्ट मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे हम एमपी फूले में, तब वहां पे सारी की सारी बातें आएंगी। पावर इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, दिस इज व्हाट पावर इज। पावर कैन बी लीगल, पावर कैन बी लीगल एज वेल, बट यहां पे प्राइमरीली हम लीगल पावर की बात कर रहे हैं, जो मोर लेजिटिमाइज्ड वे में हम अथॉरिटी बोलते हैं। तो जो क्लासिकल पावर है वो कोर्सिव इन नेचर है, कि करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार खाओगे। नियो क्लासिकल लिबरल वे में पावर को देखता है कि अगर काम नहीं हो पा रहा है तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद द सोशियोलॉजिकल डायनेमिक्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुप डायनेमिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट द एम्प्लॉय इज फेसिंग। As a result, power must be exercised in a way by which everybody could be taken together to a common goal, common purpose. जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई एक इंफॉर्मेशन को पास करना, और इस तरीके से पास करना कि जो सोर्स पे उस इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन है वही इंटरप्रिटेशन जो है डेस्टिनेशन भी रिसीव करे। कि भाई हस्बैंड ने वाइफ को कॉल करके कहा कि बाबू आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और वाइफ जो है उसका मीनिंग कुछ और इंटरप्रेट कर ले कि हस्बैंड पूछ रहा है कि बाबू आपने पानी पिया कि नहीं पिया। तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था, भले ही यहां पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हुआ है, बट जब हमने पूछा कि बाबू आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और वाइफ भी उसी को वैसे ही ले कि हाँ बाबू मैंने खाना खा लिया, समझ भी लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया और कम्युनिकेशन सही भी था, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कोई एरर नहीं, कोई नॉइस नहीं। तो जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे कम्युनिकेशन प्राइमरली जो है टॉप डाउन इन नेचर है, कि बॉस ने जो बोला नीचे वाले को बस वही सुनना है, कुछ अपना ओपिनियन नहीं देना उसके रिगार्डिंग। यहां कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऐसी नियो क्लासिकल थ्योरीज की बात करें तो वहां बॉटम अप कम्युनिकेशन है, जो नीचे का एम्प्लॉय है वो भी कम्युनिकेट करता है अपर ऑर्गेनाइजेशन से, अपर मैनेजमेंट से, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग को या
ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डरलीनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करी जाती है। तो दैट्स वाई जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 360 डिग्री कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन शुड फ्लो फ्रॉम ऑल द साइड्स। इवन टुडेज गवर्नमेंट इन द एरा ऑफ गवर्नेंस वो सिटीजन के व्यू पॉइंट्स सब कुछ लेना चाहते हैं ताकि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लिया जा सके। तो कम्युनिकेशन जो है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप डाउन था, अथॉरिटेरियन इन नेचर, डिक्टेटोरियल इन नेचर, ऊपर से कमांड आया नीचे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इफ एंड बट वाला सवाल नहीं था। लेकिन जब हम नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो नीचे का एम्प्लॉय अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे में हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे बहुत थोड़ा सा इंडिपेंडेंस था। जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, अथॉरिटेरियन एंड एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग है कि घर के अंदर जो है 4-5 लोग मिलके डिसीजन लेते हैं और नीचे वाले सारे के सारे लोग नेग्लेक्टेड है, उनका कोई ओपिनियन, कोई किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। नियो क्लासिकल मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर कि पूरा परिवार बैठा, पंचायत लगी, सबने बोला अम्मा ऐसे होना चाहिए, अम्मा ऐसे होना चाहिए। वो इतना सब कुछ अलग अलग तरीके से बोला कि लास्ट में ही समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या था। आंसर ढूंढते ढूंढते हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा नहीं है, नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम के लिए बनी है जहां पे सोसाइटी इतनी मेच्योर हो गई कि हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है और वो एक ओपिनियन अपने आप में वैल्यूबल है। क्योंकि सोसाइटी जो है या इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम एग्रीकल्चर टू आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फाइनली सर्विस सेक्टर। तो हाईली स्किल्ड वर्कर आ गए जिनके ओपिनियंस इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो पहले की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वहां पे माना जाता है कि नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं पता, एकदम बैल बुद्धि है वो, कि दिमाग ही नहीं है उनके अंदर। लेकिन जब हम नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो केपेबल है, उसके पास सफिशिएंट विजडम है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल एक्यूमन है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद हम मोटिवेशन की बात करते हैं। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल कैरेट एंड स्टिक, काम करोगे तो गाजर खाओगे, नहीं करोगे तो मार खाओगे। मोर एन एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली आर इकोनॉमिक इन नेचर। ये सारी चीज भैया पैसे पे है, ना बीवी ना भैया, ना बाप बड़ा ना सैया। द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। आई होप, मेरे को याद नहीं है लेकिन यही होगा। तो वहां पर सब कुछ पैसा है। लेकिन जब हम नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे सेल्फ मोटिवेशन है। इंप्लॉय काम करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है दैट इज द बेस्ट एम्प्लॉय। तो वहां पे जो मोटिवेशन है मोर सोशल और साइकोलॉजिकल इन नेचर है। रिकॉग्निशन, 4 लोग आए आपके कंधे पे हाथ मारा कि वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय तो आज तक ना पैदा हुआ था ना कभी होगा। इस तरीके का रिकॉग्निशन जो उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। या पीछे से कोई आया, जैसे मैंने कहा नियो क्लासिकल जो है इट इज मोर एन एग्जांपल ऑफ लव मैरिज। पीछे से आया और किसी ने बोला बाबू आपने बहुत अच्छा किया, उसने उसको इतना मोटिवेट किया कि अगले दिन उसने और काम किया, उसने फिर आके बोला बाबू आपने बहुत अच्छा किया। तो जो मोटिवेशन का लेवल है वो मोर इंटरनल इन नेचर है और वो प्राइमरीली सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायनामिक्स या एनवायरमेंटल डायनामिक्स पे ज्यादा डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक डायनामिक्स पे कम करेगा। जब हम फोकस की बात करते हैं, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन जॉब सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। भैया काम होना चाहिए जैसे मर्जी हो, आप उल्टा टंगो सीधा टंगो, यहां जाओ वहां जाओ, भागो दौड़ो, कुछ भी करो, बस काम होना चाहिए। तो यहाँ रोल और गोल क्लैरिटी है, किस बंदे का क्या काम है, कितना काम है, और उस काम से जो है एक ओवरऑल बड़ा काम को हम अचीव कर पाए। लेकिन जब नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये प्राइमरीली एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ओनर की तरह है। वो काम इसलिए नहीं करेगा कि उसे काम दिया गया है, वो काम इसलिए करेगा क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को उसको नंबर 1 बनाना है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जीता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मरता है। रात को उसको सपने भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं कि इसे ऐसे कैसे आगे बढ़ाऊं। तो उसका इतना इमोशनल लिंकेज है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि इस वजह से वो काम करना चाहता है। लेकिन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन पे उसके सर पे एक बहुत बड़ा डंडा रखा हुआ है कि काम तो करना पड़ेगा। तो ये प्राइमरीली जॉब सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो थैंक यू सो मच। बेसिकली आज का लेक्चर यही था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड से फेमिलियराइज कराया जा सके, जैसे अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोराल, मोटिवेशन, टेक्नो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग क्या है,
मैंने आपको लिंक करके बताया कि अरेंज मैरिज को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लासिकल थिंकिंग है, लव मैरिज को आप समझ सकते हो नियो क्लासिकल थिंकिंग है। वहां पे हायरार्की है, पोजीशंस है, इंटरैक्शन है क्लासिकल में। नियो क्लासिकल के अंदर थोड़ा फ्री एटमॉस्फेयर है, वहां पे एम्प्लॉय की विजडम को इक्वल तवज्जो दिया जाता है। आने वाले टाइम में आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए जहां ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां हम बात कर रहे हैं ओल्ड स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन सबके अंदर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या कोई ऐसे थिंकर का पेपर में नाम दे दिया जाए और आपको पता ही नहीं है कि ये क्लासिकल में, नियो क्लासिकल में, मॉडर्न में, पोस्ट मॉडर्न में है, बस आपको हल्का सा ये हिंट मिल जाए कि हाँ ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग है, नियो क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग है, आपको आंसर आता हो नहीं आता हो, आपको यही पॉइंट्स को रेवर्बरेट करके आना है पेपर में, वन और दी अदर वे, आपको मार्क्स आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।